हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। दोस्तों एक बार सभी फटाफट जो के सेशन का जो लाइव सेशन चल रहा है उसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्त एक साथ जुड़ सके। और दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी कि प्रारंभिक विद्युत के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। प्रारंभिक विद्युत है उसके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसके ऑब्जेक्ट है जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों इससे पहले जो लास्ट क्लास थी, अपने लास्ट क्लास में अपने सेफ्टी और हेल्थ से संबंधित ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। इसके अंदर अपन टोटल 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था और इस सीरीज के अंदर अपन टोटल 150 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी उसकी एक क्लास हो चुकी है अपनी, उसमें अपने 50 क्वेश्चनों के बारे में बात की थी। और इसके अलावा इस सीरीज के अंदर अपन 500 क्वेश्चनों की भी बात करेंगे। दोस्तों यदि इन टॉपिकों से कोई सा भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन की सॉल्यूशन सहित आप पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल का लिंक है जो उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यदि दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पर क्लास पहली बार देख रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा। देखते हैं बस सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने विद्युत की खोज की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बात करते हैं विद्युत के बारे में, यानी कि विद्युत क्या है। ठीक है, विद्युत। तो सर्वप्रथम जो विद्युत की खोज हुई थी वो हुई थी स्तर विद्युत की। स्तर विद्युत को बोलते हैं हम स्टैटिक विद्युत। और इसके बाद हुई थी चल विद्युत की खोज। स्तर विद्युत की जो खोज हुई थी आज से लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व इसकी खोज हुई थी। और ये की गई थी खोज यूनान के जो वैज्ञानिक थे थेल्स, इन्होंने स्तर विद्युत की खोज की थी। यानी कि जो यूनान के जो वैज्ञानिक है थेल्स, इन्होंने स्तर विद्युत की खोज की थी। और ये बात करें कब की गई थी तो ये की गई थी लगभग आज से 600 ईसा वर्ष से पूर्व। इसके अलावा हम बात करेंगे स्तर विद्युत की। जो स्तर विद्युत होती है किसके कारण उत्पन्न होती है तो ये जो होती है घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जो स्तर विद्युत होती है ये घर्षण के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। और जो स्तर विद्युत होती है इसे हम तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते, इसे किसी काम में नहीं ले सकते, ये सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कंबल को हाथों से रगड़ने पर उसमें हल्के हल्के से या चमकीले से दिखाई देते हैं, वो कौन सी विद्युत होती है? स्तर विद्युत। और जो यूनान के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इनको क्या स्तर विद्युत की इन्होंने खोज की थी। इसी के अलावा अगर हम बात करें चल विद्युत की तो चल विद्युत की जो खोज की थी ये की थी फैराडे नामक वैज्ञानिक है। और इन्होंने क्या किया था कि जो चल विद्युत है इसको तारों में प्रवाहित किया था। इनके अलावा वोल्टा नामक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया था चल विद्युत के कारण एक वोल्टाइक सेल बनाया था। और उस वोल्टाइक सेल को कौन सी विद्युत थी उसके अंदर? डीसी। और डीसी में हम बात करें चल विद्युत। तो दोस्तों सबसे पहले जो विद्युत की खोज हुई थी वो हुई थी स्तर विद्युत की और आज से लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व। और किसने की थी? यूनान के जो वैज्ञानिक है थेल्स, उन्होंने इसकी खोज की थी। और किसके कारण? घर्षण के कारण। या फिर हम बात करें जैसे कि मान लो कि आसमान में आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है तो वो भी कौन सी होती है? स्तर विद्युत। और किसके कारण पैदा होती है? घर्षण के कारण। उसमें होता क्या है, जैसे कि मान लो दो बादल है और दोनों बादल विपरीत दिशा से आ रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा से कोई बादल आ रहे हैं और इनके मध्य टकराव होगा। आपस में क्या होगा? टकराव होगा। टकराव होने से क्या होगा? इनके मध्य घर्षण बनेगा और घर्षण होगा तो इससे कौन सी बनेगी? अपनी स्तर विद्युत, जो कि आसमान में आपको चमकती हुई दिखाई देती है बारिश के टाइम पे, तो कौन सी विद्युत होती है? स्तर विद्युत। तो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने विद्युत की खोज की थी तो ये की थी थेल्स ने। और कौन सी विद्युत की थी? स्तर विद्युत की। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि सभी दोस्त इस सेशन से जुड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से अपना, स्तर विद्युत को तारों में प्रवाहित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन है ए हाँ,
बी नहीं, सी तय नहीं कर सकते, डी कोई नहीं। तो यहां अपन बात करें तो जो स्थिर विद्युत होती है, क्या इसको तारों में प्रवाहित किया जा सकता है? नहीं। तो जो स्थिर विद्युत होती है इसको तारों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता। स्थिर विद्युत है, ठीक है, इसे जैसे कि मान लो ये किसके कारण पैदा होगी? घर्षण के कारण से स्थिर विद्युत अपनी बनती है। तो स्थिर विद्युत को हम तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते, ठीक है। और तारों में प्रवाहित किसे करेंगे? अपने चल विद्युत को। और सर्वप्रथम तारों में प्रवाहित किसने किया था? फेराडे नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने चल विद्युत को तारों में प्रवाहित करके दिखाया था, यानी फेराडे नामक वैज्ञानिक ने। और इसके अलावा जो चल विद्युत की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने वोल्टाइक सेल बनाकर। तो स्थिर विद्युत को हम तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आसमान में बिजली का बलना, या फिर जो रोड होती है, रोड के ऊपर जिसकी गाड़ी चलती है और जो गाड़ी के जो पहिए होते हैं, उन पहियों की वजह से रोड के ऊपर क्या पैदा होता है? घर्षण। उसके कारण जो विद्युत बनती है वो भी, उसे हम तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते। या फिर दो बादलों के आपस में टकराने से जो बिजली बनेगी उसे भी हम तारों से प्रवाहित नहीं कर सकते। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तारों में प्रवाहित किस विद्युत धारा को किया जा सकता है? यानी क्वेश्चन अपना है कि तारों में जो वायर के अंदर आप काम ले सकते हो वह कौन सी विद्युत है? देखो यहाँ ऑप्शन है एसी, बी है डीसी, सी ए व बी दोनों तय नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो विद्युत धारा को हम प्रवाहित कर सकते हैं या फिर तारों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो ये ले जा सकते हैं एसी व डीसी दोनों को। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन राइट आंसर। अब इसके बाद बात करें हम एसी के बारे में। एसी क्या होती है? डीसी। तो दोस्तों जो विद्युत धारा होती है चल विद्युत, ठीक है, विद्युत की हम बात करें चल विद्युत, तो चल विद्युत दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एसी और एक होती है डीसी। एसी की बात करें तो ये में पैदा होती है एसी जनित्र से, एसी जनित्र या फिर अल्टरनेटर। इसकी बात करें डीसी की तो ये पैदा होती है डीसी जनित्र से, ठीक है, एसी अल्टरनेटर से प्रत्यावर्ती धारा और डीसी दिष्ट धारा। इसके अलावा हम बात करें एसी, तो एसी जो अपन घरों में जनरली यूज लेते हैं, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर वगैरह लगा होता है, और घरों के अंदर जो या फिर अपने व्यवसाय कार्य में जो सामान्य यूज लेते हैं, वो कौन सी विद्युत है? अपनी एसी। या फिर डीसी के स्रोत की बात करें जैसे कि सेल या फिर बैटरी, तो इनके अंदर कौन सी होती है? डीसी। जैसे आप मोबाइल फोन यूज लेते हो, मोबाइल फोन के अंदर जिस विद्युत से चलता है या उसके अंदर जो बैटरी लगी होती है उसके अंदर कौन सी होती है? डीसी। और आप घरों में जैसे कौन सी? तो एसी। देखो सर्वप्रथम अगर हम बात करें एसी और डीसी, तो हमेशा विद्युत का उत्पादन किसका होता है? एसी का। विद्युत का उत्पादन जैसे मान लो अल्टरनेटर से हो रहा है, तो अल्टरनेटर जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर की जो आर्मेचर चालक है, ठीक है, जो आर्मेचर चालक है उनमें कौन सी विद्युत बनती है? हमेशा एसी विद्युत ही बनती है, यानी कि अल्टरनेटर के अंदर एसी विद्युत बनती है। ये अपने क्या होता है कि जो आउटपुट लेंगे, आउटपुट लेने के ऊपर निर्भर करता है कि हमें एसी लेना है या फिर डीसी। यदि दोस्तों मान लो अल्टरनेटर पर स्लिप रिंग लगी हुई है, स्लिप रिंग लगी हुई तो क्या मिलेगी अपन को? एसी। और यदि मान लो स्लिप रिंग नहीं लगी हुई है और लगा हुआ दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर, तो हमें क्या प्राप्त होगा? डीसी। स्लिप रिंग से तो एसी, और कम्यूटेटर या फिर दिक् परिवर्तक या विभक्त विलय, उससे क्या प्राप्त होगा? डीसी। तो ये अपने आउटपुट लेने के ऊपर निर्भर करता है कि हमें एसी लेना है या फिर डीसी लेना है। तो तारों में प्रवाहित किसे किया जा सकता है? चल विद्युत को। चल विद्युत में कौन कौन सी? एसी व डीसी, यानी कि ए व बी दोनों। इसके अलावा एसी की बात करें तो एसी के अंदर जो भारत में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और डीसी में अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 हर्ट्ज, यानी कि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर अपना, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किस सेल का आविष्कार किया था? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन अपना है वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल और मर्करी सेल। दोस्तों एक बार सभी इन चारों सेलों के बारे में विवरण से देखते हैं। सबसे पहले बात करें ए ऑप्शन की, इसमें अपना वोल्टाइक सेल,
वोल्टाइक सेल। अगर वोल्टाइक सेल की बात करें हम, तो वोल्टाइक सेल के अंदर सबसे पहले बात करें इसकी ईएमएफ, यानी कि जो इसका ईएमएफ होता है, वोल्टाइक सेल का ईएमएफ होता है 1.08 वोल्ट। इसके अलावा बात करें इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है H2SO4, ठीक है। इसके अलावा बात करें जो वोल्टाइक सेल के अंदर जो एनोड बना होगा, एनोड व कैथोड, इसका जो एनोड रहेगा, एनोड बना होता है इसका तांबे का, और जो कैथोड होता है वो बना होता है जस्ते का। और वोल्टेज की हमने बात कर ली, वोल्टेज इसका 1.08 होता है। और पात्र की अगर हम बात करें, इसका जो पात्र बना होता है वो बना होता है कांच या फिर कठोर रबर का, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपने डैनियल सेल। डैनियल सेल, सबसे पहले डैनियल सेल की ईएमएफ की बात करें तो इसका जो ईएमएफ होता है वो होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसका जो इलेक्ट्रोलाइट, ये भी इसमें कौन सा लेंगे काम, H2SO4। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका जो डैनियल सेल होता है, इसका एनोड व कैथोड, तो इसमें भी जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, तांबे का, और जो कैथोड होता है किसका बना होता है, जस्ते का, ठीक है। और जो पात्र वगैरह जो कांच या कठोर रबर का। अब बात करें अपने ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल, ड्राई सेल को शुष्क सेल भी कहा जाता है, ठीक है। शुष्क सेल के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें जो ड्राई सेल है अपना, इसकी अगर वोल्टेज की, तो वोल्टेज इसकी जो ईएमएफ होता है इसका वो होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। और इसके अलावा यदि बात करें इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है NH4Cl, या फिर J+ में बात करें तो इसके अलावा इसमें होता है, या फिर इन्हीं के साथ में इसमें विध्रुव के रूप में क्या मिला होता है, POP, ठीक है। ये इसका बात होगी इलेक्ट्रोलाइट की। और इसके अलावा बात करें इसमें कैथोड व एनोड की, जो इसकी जो धन सिरा होता है वो इसमें बना होता है कार्बन का, ठीक है। और जो ऋण सिरा होता है वो बना होता है जस्ते का, यानी कैथोड किसका, जस्ते का। एनोड कार्बन का बना होता है, और जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है, जस्ते का। और इस सेल को कार्बन जस्ता सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा अपना डी ऑप्शन, ये हो गया बी डैनियल, ड्राई सी ऑप्शन। और बात करें डी ऑप्शन की, मरकरी सेल। जो मरकरी सेल है इसकी अगर हम बात करें ईएमएफ की, सबसे पहले बात करते हैं ईएमएफ की। जो इसका ईएमएफ होता है ये होता है लगभग 1.35 वोल्ट से लेकर 1.4 वोल्ट तक, ठीक है। और इसके अलावा बात करें इसका, अगर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसके अगर हम धन सिरे यानी कि एनोड की बात करें तो इसमें एनोड बना होता है मरकरी ऑक्साइड का, मरकरी ऑक्साइड का, और जो जस्ते का, ठीक है। तो चारों सेलों के बारे में डिस्कशन हो गया। इन वोल्टाइक सेल का ईएमएफ कितना होता है, 1.08, डैनियल का 1.1, शुष्क सेल का होता है 1.5, और मरकरी सेल का होता है 1.4। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था वोल्टाई नामक वैज्ञानिक ने किस सेल का आविष्कार किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि वोल्टाइक सेल। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिस तरह से आकाश से गिरने वाली बिजली को कहा जाता है, यानी जो आकाश से जो बिजली गिरती है उसे क्या कहा जाता है। सबसे पहले बात करें जो आकाश से बिजली गिरती है वो गिरती कैसे है। तो यानी मान लो दो बादल है, ठीक है, और ये दो बादल जो विपरीत दिशा से जा रहे हो, यानी कि एक ए बादल इस दिशा से आ रहा है और बी बादल अपना इसके विपरीत दिशा से आ रहा है। जब दोनों बादलों में जब आपसी टकराव होता है तो इस जो टकराव होगा तो इसकी वजह से क्या बनेगा, घर्षण उत्पन्न होगा, यानी टकराव इससे क्या बनेगा, घर्षण। और इस घर्षण के कारण इसमें कौन सी विद्युत पैदा होगी, स्तर विद्युत। और ये स्तर विद्युत बनेगी, यहाँ कौन सी विद्युत बनेगी, इसके अंदर डीसी विद्युत,
ठीक है। और ये जो डीसी विद्युत बनेगी, इसकी अगर हम क्षमता की बात करें, क्षमता या फिर इसकी वोल्टेज की हम बात करें कि इसके अंदर कितनी वोल्टेज बनती है, तो ये जो वोल्टेज बनती है ये बनती है इसमें 90 किलो एम्पियर से लेकर 110 किलो एम्पियर तक, जो कि बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो यहाँ जो स्तर विद्युत के कारण यानी कि जो घर्षण के कारण जो विद्युत बनेगी, कौन सी बनेगी? डीसी विद्युत। और जो डीसी बनेगी इसकी क्षमता की बात करें तो 90 किलो एम्पियर से लेकर कितनी होती है? 110 किलो एम्पियर। तो यानी जो आकाश से जो गिरने वाली बिजली होती है उसे क्या कहा जाता है? जो बिजली बनती है जिसे कहते हैं तड़ित। और तड़ित जो गिरती है इससे बचाव के लिए क्या लगाते हैं हम? लाइटिंग अरेस्टर यानी तड़ित चालक। तो जो विद्युत को क्या कहा जाता है? तड़ित। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगर बी ऑप्शन की बात करें डोपिंग, तो डोपिंग क्या होता है? जो अपने पी प्रकार और एन प्रकार के जो अर्धचालक बनाए जाते हैं, तो उनमें क्या मिलाते हैं हम? डोपिंग मिलाते हैं, तो इसे डोपिंग कहा जाता है, शुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को। यहाँ मदन, तो मदन नहीं, यहाँ कर लेना मादन। तो मादन का भी मतलब क्या होता है? डोपिंग। ठीक है, पुलिंग, ये अपना ऐसे कुछ शब्द है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद्युत धारा का प्रवाह चालकों में होता है। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह कंडक्टर में किसकी वजह से होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सब जानते हो कि विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है। या तो बात करें हम आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। या फिर किसी चालक तार के अंदर से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। तो यहां हो जाएगा देखो पहला ऑप्शन है अपना ए ऑप्शन, आवेश पर आवेश, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर या फिर आवेश प्रवाह। ऑप्शन में अपना सी है ए व बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए व बी दोनों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों साथ साथ अपने जो नई जुड़ रहे हैं दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लिंक को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट चल रहा है वहां आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो यहाँ आपको बताना है कि जो विद्युत धारा है उसका मात्रक होता है। तो जैसे दोस्तों विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। और जो धारा होती है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ हो जाएगा अपना ए ऑप्शन राइट आंसर, यानी क्या? एम्पियर। और एम्पियर का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है ए। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम विद्युत धारा के अन्य मात्रक। ठीक है, तो जो अन्य मात्रक होता है विद्युत धारा का अन्य मात्रक, तो विद्युत धारा का जो अन्य मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, विद्युत धारा का अन्य मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। इसके अलावा बात करें यहां देखो दिया हुआ कूलाम, तो जो कूलाम होता है यह मात्रक होता है विद्युत की मात्रा का, यानी कि धारा की मात्रा का मात्रक। अगर हम कूलाम की बात करें तो कूलाम क्या हो जाएगा? धारा की मात्रा का मात्रक। इसके अलावा अगर हम बात करें एम्पियर सेकंड, तो जो एम्पियर सेकंड होता है ये भी क्या होता है? एक कूलाम, यानी कि मैं बात करूं एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर होता है, तो ये होता है एक एम्पियर सेकंड। तो जो एम्पियर सेकंड है ये भी किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा की मात्रा का मात्रक। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। अन्य मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। इसके अलावा कूलाम की बात करें तो ये होता है विद्युत धारा की मात्रा का मात्रक, और एम्पियर सेकंड भी किसका होता है? विद्युत धारा की मात्रा का मात्रक। और इसके अलावा एक होती है धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व के अगर हम मात्रक की बात करें तो धारा घनत्व का जो मात्रक होता है ये होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा अन्य मात्रक की बात करें तो ये होता है कूलाम प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो धारा घनत्व होता है ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि।
ठीक है दोस्तों, एम्पियर यानी किसका मात्रक हो जाए विद्युत धारा का, अन्य मात्रक कूलाम सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम किसका होगा मात्रक, धारा की मात्रा का मात्रक, और एम्पियर सेकंड भी धारा की मात्रा मात्रक। इसके अलावा जो धारा घनत्व होता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा अपना एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर अन्य मात्रक कूलाम प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर। और अगला डी ऑप्शन अपना है वोल्ट, जो किसका होता है विभवांतर का, विभव और ईएमएफ, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो यहाँ का राइट ऑप्शन अपना ए। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से धारा मापने वाले उपकरण को नहीं, धारा मापने वाला उपकरण नहीं है। दोस्तों काफी बार स्टूडेंट के क्या होता है कि देखो वो क्या पढ़ता है जैसे विद्युत धारा मापने वाला उपकरण, तो आगे वो जब पहुंचता है नहीं है नहीं, तो वो जो आप किसका देता है अधिकतर है, तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन में है एमीटर, जो जिससे क्या नापते हैं विद्युत धारा को। मल्टीमीटर की बात करें तो इससे क्या नापते हैं विद्युत धारा। क्लैम मीटर की से बात करें तो इससे क्या नापते हैं विद्युत धारा। और आवर्ती मीटर से बात करें तो इससे क्या नापते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो आपको जब भी कोई सरल क्वेश्चन हो तो उसे पूरा पढ़ना है, यानी कि सरल क्वेश्चन जितना होता है वो थोड़ा हार्ड भी होता है, यानी कि उसमें कुछ लॉजिक छुपा होता है। तो यहाँ क्या है विद्युत धारा मापने का उपकरण नहीं है, तो यहाँ है नहीं। तो नहीं में कौन सा हो जाएगा आवर्ती मीटर। तो यहाँ बात करें हम एमीटर, ठीक है, और मल्टीमीटर ये भी क्या नापता है विद्युत धारा, और क्लैम मीटर ये भी क्या नापता है धारा, यानी कि जो एमीटर होगा ये धारा नापेगा। अगर एमीटर की बात करें तो एमीटर जो होगा इससे हम एसी व डीसी दोनों माप सकते हैं, ठीक है, एसी व डीसी दोनों माप सकते हैं। जबकि जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर की बात करूं तो मल्टीमीटर केवल डीसी मापता है। क्लैम मीटर की बात करें तो क्लैम मीटर जो मापता है वो मापता है आपकी एसी धारा। और आवर्ती मीटर की बात करें तो ये नापता आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि हर्ट्ज, और जो कि भारत में कितनी होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इकाई धन आवेश को अंत से विद्युत स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। यानी कि जो इकाई धनावेश, मान लो कि यहां से ए बिंदु है और यहां से आप बी बिंदु तक किसी इकाई आवेश यानी कि ले जा रहे हो, तो यहां से जो ले जाने में जो कार्य कर रहे हैं वह क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अपना विभव, ये क्या कहलाता है अपना विभव। अगर विभवांतर की बात करें तो विभवांतर क्या होता है कि यहां पर मान लो अपनी क्या है 230 वोल्टेज और हमें यहां क्या मिल रही हो 225 वोल्टेज, तो बीच में वोल्टेज क्या बन रहा है डिफरेंस। तो ये डिफरेंस क्या कहलाता है अपना विभवांतर, ये डिफरेंस क्या कहलाएगा विभवांतर। जबकि विभव की बात करें तो विभव यानी कि यहां से ए बिंदु तक बी बिंदु तक जो ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है, जो वृक हो रहा है, ये क्या कहला रहा है अपना विभव। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि अगर मैं बात करूं ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होता है जैसे मान लो कोई टंकी है और इस टंकी में जैसे पानी भरा हुआ है, टंकी के माध्यम से यहां जुड़ा हुआ नल, और नल से लगी हुई यहां टोटी, और यहां मान लो बाल्टी। तो इस टोटी को जब आप चालू करते हो तो इस बाल्टी में क्या भरेगा यहाँ पर पानी, यानी इसके माध्यम से क्या निकलेगा पानी। तो उस पानी निकलने का रीजन क्या होता है कि इसके अंदर क्या है फोर्स है। तो जिस फोर्स के कारण पानी का प्रवाह होने लग जाता है तो क्या कहलाएगा फोर्स बल। तो ईएमएफ यानी कि जिसके कारण जो अपना ये फोर्स लगता है, जो बल लगता है इलेक्ट्रॉनों पे, वो बल क्या कहलाता है ईएमएफ। विद्युत धारा की बात करें तो आवेश प्रवाह की दर, वो क्या कहलाती है विद्युत धारा। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। यानी कोई चालक है, जैसे कि मान लो यहां से कोई चालक है ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई चालक है, और इस चालक के अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात करें तो होता है ऋणावेश, और उस आवेश की बात करें तो 1.6 गुणा 10⁻18 कूलम। ठीक है, तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और किसमें ऋणावेश। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो बल लग रहा है, जिस बल के कारण ये एक दिशा से दूसरी दिशा में गति कर रही है, ये फिर चालक के अंदर से गतिमान हो रहे हैं, मूवेबल हो रहे हैं, तो ये जो बल है ये क्या कहलाता है
विद्युत वाहक बल। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन किया था, यानी कि कोई छत के ऊपर कोई पानी की टंकी रखी हुई है, जैसे मान लो यहाँ कोई पानी टंकी रखी हुई है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और जब आप पानी टूटी को नल के माध्यम से जोड़ के रखते हो और यहाँ आप जब नल को चालू करते हो तो इस नल के माध्यम से पानी निकलने लग जाता है बाहर, यानी कि तो ये पानी यहाँ क्या, ये कोई अपना नल मान लो इसको, और यहाँ अपनी क्या हो जाएगी टोटी, और ये कोई पानी की क्या है टंकी। तो इस टंकी में जो पानी भरा हुआ है, और इस पानी के जब टंकी को आप टोटी को खोलते हो तो इस नल के माध्यम से किसका प्रवाह होता है, पानी का। तो वो प्रवाह जिसकी वजह से होता है, तो इसमें किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से, यानी कि पानी में क्या है बल की वजह से क्या हो रहा है इसका प्रवाह। क्यों, जब ये ऊंचाई पर रखी जाती है तो इसमें क्या हो, इसका प्रवाह होने लग जाता है। उसी तरह तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिस बल के कारण होता है उसी क्या कहते हैं हम, ईएमएफ। ठीक है, और ईएमएफ की अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें, उसका प्रतीक क्या होता है, ई। और इसके अगर मात्रक की बात करें, ईएमएफ का मात्रक, तो वो होता है वोल्ट। और इसके अलावा यदि हम बात करें विभवांतर, विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट, यानी जो विभवांतर होगा और प्रतीक क्या होगा, वी। और इसके अलावा अगर हम विभव की बात करें तो विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, विभव का भी वोल्ट, और प्रतीक वी। और धारा की हम बात करें तो धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, यानी कि आवेश प्रवाह दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। और उसका प्रतीक चिन्ह ए, और मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर। ठीक है, इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का वह मान जो 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वोल्टेज का मान क्या होगा। दोस्तों यहां पर पूछा है, जैसे मान लो कि V बराबर होता है I इंटू आर, तो ये एक परिभाषा होगी, आप डायरेक्ट आपको जो ओम के नियम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर, इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। यानी कि विद्युत वाहक बल का वो मान एक किसको चला जाए, 1 ओम प्रतिरोध। तो यहाँ रेजिस्टेंस का मान कितना दिया आपको, 1 ओम, और 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। धारा का प्रवाह कितना हो रहा है इसमें, 1 एम्पियर, यानी कि प्रतिरोध का मान 1 ओम और धारा का मान 1 एम्पियर। तो विभवान दिए वोल्टेज का मान क्या होगा, तो जब आप करोगे 1 मल्टीपल 1 तो कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक होता है। दोस्तों जो आपकी जो प्रणाली होती है, तो देखो अगर हम यूनिट की बात करें, प्रणाली की बात करें, तो 3 पद्धतियां होती है। एक होती है एमकेएस, सीजीएस, और एक होती है एफपीएस। देखो एमकेएस पद्धति में अगर इसके मात्रक की बात करें तो ये एमकेएस पद्धति, या फिर इसे कहते हैं हम एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति या फिर एसआई पद्धति। इसमें जो मात्रक होता है प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, वो होता है ओम। ठीक है, और एक होती है सीजीएस पद्धति या फिर अपनी एफपीएस पद्धति। इसमें अगर मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है ये होता है अब ओम, यानी कि एमकेएस पद्धति या फिर एसआई पद्धति, तो इसके अंदर मात्रक क्या होगा इसका, ओम। और सीजीएस या एफपीएस पद्धति, उस सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, अब ओम। तो यहां देखो ऑप्शन ए है ओम, जो कि किस में होगा, एसआई पद्धति में, और अब ओम किस में हो जाएगा अपना, सीजीएस के अंदर। ठीक है, अगला है ओम से, जो कि इसका मात्रक होता है ओम स्क्वायर भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना इसका राइट आंसर। और यदि दोस्तों मान लो आपको ऑप्शन में, देखो ए ऑप्शन अपना आपका आ जाए ओम, और बी ऑप्शन आ गया आपका जैसे कि मान लो ओम सेमी, और सी ऑप्शन है ओम स्क्वायर, और डी ऑप्शन मान लो कि जैसे कि वोल्ट आ गया। तो आपको राइट आंसर क्या करना है, ओम। यदि अब ओम दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अब ओम। यानी जब सीजीएस का मात्रक पूछे और ऑप्शन में दिया हुआ हो अब ओम, या फिर यहां मान लो आपको एब्सोल्यूट ओम दिया हुआ हो, तो फिर क्या आएगा आपका अब ओम इसका
राइट आंसर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, अब हम बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी चालक की लंबाई बढ़ाएंगे, तो रेजिस्टेंस लंबाई क्या होता है, समानुपाती। ये फर्स्ट बात भी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही। इसके बाद क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि आर समानुपाती 1/a। तो इसे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसके प्रभाव, ये भी प्रभाव इस पे पड़ेगा, ये भी सही है। तापमान, यानी कोई चालक है या फिर कुचालक या फिर अर्धचालक, तो इनको यदि गर्म कर रहे हैं, चालकों को आप गर्म कर रहे हो तो इनकी चालकता घटेगी, इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और अगर कुचालक को आप घट कर रहे हो तो इनका प्रतिरोध है वो क्या होगा, घटेगा, और चालकता बढ़ेगी। यानी कि यहाँ तो इसकी जी यानी चालकता बढ़ रही है, और यहाँ जो आप चालकों की बात करें यहाँ इनकी चालकता क्या होती है, घटती है। तो ये भी सही है। और पदार्थ की प्रकार पर, यानी पदार्थ की किस्म, जैसे मान लो एक तो हो गया नाइक्रोम, ये किस में आ जाएगा, हाई रेजिस्टिव पदार्थ के अंदर, यानी उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ। और एक आ गई चांदी, ये निम्न आ जाएगा, लो। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, और तापमान पर, क्षेत्रफल पर, ठीक है, और लंबाई। तो यहां क्या हो जाएगा, ये सभी इसका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। यहाँ जो मानव की जो बॉडी शरीर है, बॉडी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, और बॉडी में कौन सी, वेट स्किन, यानी कि गीली त्वचा। गीली त्वचा का जो रेजिस्टेंस होता है वो पूछा गया, ये होता है लगभग 1000 ओम, यानी कि 1 किलो ओम, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं ड्राई, यानी कि शुष्क अवस्था में, तो जो शुष्क अवस्था में होता है ये होता है लगभग 1 लाख से लेकर 6 लाख या 5 लाख ओम तक। इसके अलावा मैं बात करूं कान से कान, कान से कान रेजिस्टेंस की, मनुष्य की, तो ये होता है लगभग 100 ओम, यानी कि जो 100 ओम दिया हुआ ये किससे हो जाएगा, कान से कान। और यहां जो अपना है सी ऑप्शन, ये क्या हो इसका राइट आंसर, 1000 ओम या फिर 1 किलो ओम। इसके अलावा बात करूं हाथ से, हाथ या हाथ से पैर, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है 400 से लेकर 600 ओम तक, ठीक है। नए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की शुष्क त्वचा का प्रतिरोध होता है। तो शुष्क त्वचा का जो प्रतिरोध होता है ये होता है लाख के अंदर, यानी कि 1 लाख से लेकर 6 लाख ओम तक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन के यहाँ है 100 ऑप्शन, ये 100 ओम, ये गलत, 1000, 10,000, ये अपना हो जाएगा डी ऑप्शन 1 लाख ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ने पर धारा पर क्या प्रभाव, धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मान लो कि यहाँ जो देखो पूछा कि धारा के प्रभाव, धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पूछा है आई का। तो आप फॉर्मूला जानते हो कि आई बराबर होता है वी बटा आर। तो वी की हम वैल्यू मान लो यहाँ पर 100 ओम, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो आप जैसे कि 20 ओम। फर्स्ट कंडीशन की अपन ने देखा तो 20 ओम रेजिस्टेंस माना, और वोल्टेज अपना 100 वोल्ट है, तो 20 पंजो 100, तो धारा कितनी आई 5 एम्पियर। फर्स्ट केस इज सॉल्व। अब बात करें सेकंड की, तो इसमें पूछा गया प्रतिरोध का मान बढ़ने पर, यानी कि रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है, मान बढ़ा रहा है, ना कि वोल्टेज का, ठीक है। तो यहां पर हम निकालते हैं आई बराबर वही फॉर्मूला रहेगा वी बटा आर। वी कितना लेना है, वही अपने को 100 लेना है, 100 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद यहां क्या करना है कि वोल्टेज को मानो क्या करना है, बढ़ाना। तो जैसे कि मान लो वोल्टेज को कर दिया अपन ने 25 एम्पियर, इस 20 से ज्यादा, तो 25 चौक 100, तो क्या हो रही है 4 एम्पियर। और थर्ड कंडीशन में बात करें तो आई बराबर वी बटा आर, वही अपना रहेगा फॉर्मूला, 100 वोल्टेज रखनी है, और इसको मान लो क्या कर दिया अपन ने 50 ओम, तो 50 दूने क्या हो जाएगा 100,
तो 2 एम्पियर। तो तीनों कंडीशनों में आप देख सकते हो यहाँ कितनी थी, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर और 3 एम्पियर। धारा क्या हो रही है, घट रही है। गया बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, धारा घटती है। दोस्तों इसको डायरेक्ट में याद भी रख सकते कि धारा घटती है, बट आप एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो ये बेटर रहेगा, यानी कि ये आप भूल नहीं पाओगे इस तरह से। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। किसी चालक की इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल का प्रतिरोध क्या कहलाता है। यहाँ देखो लैंग्वेज परिभाषा दी हुई है और आपको नाम पूछ लिया क्या कहलाता है। तो देखो इकाई चालक की लंबाई और इकाई क्षेत्रफल, तो क्या कहलाएगी वो, प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। यानी कि इन तीनों का ही एक जो नया नाम क्या है, एक समान है। जो प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध और इसी को प्रतिरोधकता या फिर रेजिस्टिविटी कहा जाता है, या फिर इन्हें विशिष्ट प्रतिरोध या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीनों एक ही नाम है। और इसे क्या, अगर परिभाषा की बात करें तो चालक की लंबाई और इकाई क्षेत्रफल का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी। यहाँ राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि ये सभी। अगर हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की बात करें, ठीक है, यानी कि मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। और ये कौन सा मात्रक होगा, एसआई मात्रक या फिर एमकेएस मात्रक। इसके अलावा एक होता है सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक की बात करें ये क्या हो जाएगा, ओम सेमी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है। देखो यहां पर जो ऑप्शन ए है ये ओम मीटर, ये कौन सा होगा, एसआई या फिर एमकेएस पद्धति का मात्रक। ओम से की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक। तो ए व बी दोनों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो यहां पूछा गया रेजिस्टिविटी। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध करेगा इन चारों के ऊपर, यानी कि लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है, जो यानी कि आर समानुपाती एल, और क्षेत्रफल आर समानुपाती 1/a, और उसका जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। यानी कि चालकों का, कंडक्टर है उनका तो तापमान बढ़ाने पर उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा, चालकता घटेगी। और जो कुचालक है, जो इंसुलेटर है, ठीक है, उनकी बात करें तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, चालकता बढ़ेगी। तो यहां पूछा गया रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधक का मात्रक अभी देखा था क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो यहां देखो अगर हम बात करते हैं प्रतिरोधकता वो करती है हमेशा पदार्थ की किस्म पर। तो यहां जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो पदार्थ, हम प्रतिरोधकता की बात करें वो किस पर निर्भर करेगी, पदार्थ की किस्म पर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर, जबकि जो रेजिस्टेंस होता है वो इन सभी के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकता का मात्रक क्या कहलाता है। जो चालकता है, चालकता का मात्रक क्या कहलाता है। पहले बात करें चालकता, जो चालकता का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है जी, और जी बराबर होता है 1/r, और आर का जो कहलाता है ये कहलाता है प्रतिरोध। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। और यहाँ क्या दिया 1/ओम, इसका क्या हो जाएगा जी के अकॉर्डिंग, यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1/जी। यदि यहाँ देखो मान लो क्या है 1/ओम, ओम को हम ऊपर लेके जाते हैं यहां से तो क्या हो जाएगा ओम -1। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, ओम इनवर्स। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ भी सही। इसके अलावा बात करें इसी का, देखो यहाँ जो 1/, जो सिंबल क्या होता है इस तरह से, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका सिंबल किस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से। तो इसे कहते हैं हम महो। तो ये क्या हो जाएगा महो। तो बी ऑप्शन भी सही है। इसके अलावा क्या होता है चालकता का मात्रक साइमन। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना, ये सभी, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का मात्रक
के निम्नलिखित में से, यानी जो विशिष्ट चालकता का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है, यह आपको बताना है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें विशिष्ट चालकता की, जो विशिष्ट जो चालकता है इसके बारे में बात करें, तो जो विशिष्ट चालकता है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो विशिष्ट चालकता को इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो विशिष्ट चालकता के फॉर्मूले की, तो ये बनेगा 1/ρ, ठीक है। और रो क्या हो जाएगा, 1/, कहने का मतलब रो किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता को, प्रतिरोधकता। और यहां अगर हम प्रतिरोधकता की मात्रक की बात करें तो जो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा प्रतिरोधकता का ओम मीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसी को और खोलें, मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक को हम लिख सकते हैं 1/ओम मीटर, ठीक है। और इस ओम मीटर को यदि हम ऊपर ले, ओम मीटर को मीटर को रहने दे और ओम को मान लो अपन को ऊपर लेना है तो ऊपर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, यानी ओम की घात -1/मीटर। और ओम इनवर्स या फिर ओम की घात -1 को क्या कहते हैं हम, महो। और महो को क्या कहते हैं, साइमन। तो यहां क्या हो जाएगा, प्रति मीटर, यहां भी क्या हो जाएगा, प्रति मीटर। तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोधकता, जो विशिष्ट चालकता है, उसके अगर हम मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/ओम मीटर या ओम माइनस घात 1/मीटर, महोमीटर, ये साइमन प्रति मीटर। और मीटर को हम बदल सकते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। तो यहाँ इसके मात्रक की बात करें तो ए ऑप्शन ओम, ये भी अपना सही है, बी ऑप्शन भी सही है, और जो अपना सी ऑप्शन ये भी अपना, तो यहाँ की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता का मात्रक। देखो लास्ट क्वेश्चन था वो भी चालकता का मात्रक, चालकता। तो चालकता एक तो होती है अपनी जो विशिष्ट चालकता, ठीक है, जो विशिष्ट चालकता होती है उसे कहते हैं कंडक्टिविटी, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। जबकि चालकता को क्या कहते हैं हम, कंडक्टेंस, चालकता को कहते हैं कंडक्टेंस। और जो देखो विशिष्ट चालकता थी वो अलग हो गया और कंडक्टेंस अपना अलग हो गया। यदि मैं यहाँ क्वेश्चन है अपना चालकता यानी कि कंडक्टेंस के बारे में, तो कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो होता है अपना महो। या फिर महो के अलावा मैं बात करूं तो इसका जो मात्रक रहेगा वो रहेगा साइमन। या फिर साइमन के अलावा मैं बात करूं तो ये रहेगा ओम इनवर्स, ठीक है। और साइमन प्रति मीटर ये अलग हो गया। तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस का मात्रक महो, या साइमन या ओम इनवर्स। इसके अलावा मैं बात करूं चालकता का मात्रक, यानी यहां हो गया यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। इससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें क्या था कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यहां देखो अब यहां क्या लिखा हुआ इसमें, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यहां आपको इसका इंग्लिश वर्जन देखना है, इंग्लिश में देखना है। हिंदी में चालकता चालकता दो कह सकते हैं, यानी कि विशिष्ट चालकता को चालकता कहा जाता है और चालकता को चालकता कहा जाता है। तो चालकता यानी कंडक्टेंस का मात्रक तो क्या होता है, महो। और कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, यहां देखो यहां क्या लिखा हुआ इसमें, कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है साइमन प्रति मीटर। तो यहां दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश के शब्द से आपको पता करना है यदि चालकता हो, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको बस डिफरेंस यही पता करना है कि इंग्लिश में क्या कह रहा है और हिंदी में क्या कह रहा है। तो जब भी चालकता का नाम आए तो एक बार उसे इंग्लिश में देखना अवश्य। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कार्बन रेजिस्टेंस की। तो किसी कार्बन प्रतिरोध को, कोई कार्बन प्रतिरोध है, उसकी 4 पट्टियां हैं, यहाँ का लेना पट्टियां, और इनका रंग क्रमशः हरा, नीला, काला व बैंगनी है। तो कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों अगर हम हरे की बात करें तो हरा होता है 5 नंबर पे, नीले की बात करें तो नीला होता है 6 नंबर पे, और काले की अगर हम घात की बात करें तो ये होता है 10 की घात 0। तो इसका कोई मतलब नहीं निकला। बैंगनी ये होता है 7 पे, तो ताप गुणांक की अगर बात करें तो हो जाएगा 7। तो यहां देखो शुरुआती अक्षर कितना आ रहा है, 5 6, तो कितना हो जाएगा 56 ओम। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना व क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर दिया जाए तो उस चालक तार के मान में पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई चालक तार है, जिसकी मान लो ये चालक तार है, एक कोई चालक तार है, अब इसकी जो लंबाई है इसको क्या कर रहे हैं 2 गुना, इसकी लंबाई को क्या कर दिया 2 गुना, और इसके क्षेत्रफल को भी क्या कर दिया 2 गुना। ये लो साहब, इसके क्षेत्रफल को क्या कर दिया 2 गुना, लंबाई को भी 2 गुना कर दिया और क्षेत्रफल को भी 2 गुना। यदि मान लो कोई चालक तार है, इसकी लंबाई, केवल हम बात करें लंबाई की, केवल लंबाई क्या कर रहे हैं 2 गुना, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा उसका 2 गुना। लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं क्षेत्रफल, तो R गुणा L बटा ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो देखो यहां पर R है अपना, लंबाई कितना 2 गुना और क्षेत्रफल को भी 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचाओ केवल और केवल अपना R। तो मान क्या रहेगा इसका अपरिवर्तित, तो ए ऑप्शन क्या रहेगा अपना इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है। यानी कि आपको जो प्रतिरोध के जो नियम है, एक तो होता है लंबाई का और एक होता है अपना क्षेत्रफल का। तो इन दोनों नियमों से बताना है कि जो चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होता है। तो ये होता है R समानुपाती L, यानी चालक तार किसके समानुपाती, जो रेजिस्टेंस है किसके लंबाई के समानुपाती, और प्रतिरोध जो क्षेत्रफल क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लंबाई, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान होता है। यानी कि वो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। जैसे कि मान लो आप डायग्राम के माध्यम से देखते हैं इसको, ये कोई प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि यहाँ को 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3। तो इन संयोजन में जो धारा का मान जो एम्पियर होगा उसका मान पूछा गया कि क्या होगा, तो समान, असमान, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है धारा का मान समान, जबकि जो असमान की बात करें तो ये क्या होता है वोल्टेज। और यदि समांतर क्रम में बात करें तो समांतर क्रम में धारा का मान तो क्या होता है असमान, यानी श्रेणी क्रम का उल्टा। और वोल्टेज का मान क्या होता है सभी प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर क्या रहेगा समान। तो ये किसमें समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक तार में से 1 सेकंड समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं। यानी कोई चालक तार है ए से बी तक, और इस 1 सेकंड समय में इसका टाइम अंतराल कितना है 1 सेकंड, यहां से लेकर यहां तक का। तो इस 1 सेकंड समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये रहती है 6.28 गुणा 10 से घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान होता है। दोस्तों अगर हम ओम की बात करें, रेजिस्टेंस ओम की बात करें तो ओम क्या है प्रतिरोध का मात्रक, और ये कौन सा मात्रक है एसआई मात्रक। इसके अलावा सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक क्या होता है अब ओम या एब्सोल्यूट ओम। तो सीजीएस के अंदर रेजिस्टेंस का मात्रक अब ओम, और यहां पूछा गया एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मात्रक। और ये जो क्वेश्चन है ये 29 तारीख की जो शिफ्ट है, 3rd शिफ्ट, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन था जेवीएनएल में। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान होता है तो ये होता है 1.00049। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्टार परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 6 ओम है। यानी कोई स्टार परिपथ है, ये कोई स्टार परिपथ है और इसमें क्या जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है 6 ओम। तो डेल्टा में से किसमें कन्वर्ट किया गया डेल्टा के अंदर। तो इस डेल्टा के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा, यहां जो रेजिस्टेंस बनेगा तीनों रेजिस्टेंस इनका मान पूछा गया। तो जब भी स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन होता है तो वो क्या हो जाता है 3 गुना वृद्धि हो जाती है।
कितनी गुणा की होती है? 3 गुणा की। तो प्रत्येक जो रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा? 6 गुणा 3 यानी कि 6 तिया 18 ओम, 18 ओम और 18। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? डी ऑप्शन। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बोले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।